आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आपको विदित है, हम उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 लैंड लॉ पर कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं और उसको चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज 1 बाय 1 हमने जो उसको कवर करने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक है डेवोल्यूशन, हिंदी में बोले तो न्यागमन। तो डेवोल्यूशन के लिए सबसे पहले जानने के लिए आवश्यकता यह है भारतीय डेवोल्यूशन है क्या। तो इसको ऐसे समझिए, यदि कोई काश्तकार, कोई भूमिधर, उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो किस क्रम में, उसके लीगल हियर्स को, उसके जायज़ वारिस को किस नियम के तहत वो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हियर्स में जाती है और क्या वरीयता क्रम उसमें होता है, क्या सिद्धांत अपनाए जाते हैं, क्या रूल फॉलो किया जाता है, ये डेवोल्यूशन के अंतर्गत इसमें आता है। और इसको सेक्शन 108 से लेकर के 115 तक इसको डेवोल्यूशन को कवर किया गया है। जो हमारा ओल्ड एक्ट था, यूपी जेड एंड एल आर एक्ट 1950, उसमें इसकी धारा 171 से लेकर 174 तक उसमें कवर किया गया था। लेकिन वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 प्रभावी है। तो इसके मैं आगे बढ़ने से पहले एक दो विषय और जो महत्वपूर्ण समझता हूँ वो ये है कि ये जो यूपीआरसी 2006 है ये एक्चुअली सेकुलर लॉ है, रिलीजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में उसकी भूमि है और वो एग्रीकल्चर भूमि है तो फिर वो चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, उसमें केवल और केवल उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 ही लागू होगा और यही उसमें कानून सब फॉलो किए जाएंगे। और दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी हाल ही में एक रिसेंट ऑर्डर पास किया गया 11/8/2020 को, और उसमें कहा गया कि पुत्रियों का अधिकार पुत्रों के बराबर कर दिया गया है। तो इस डिफरेंस को भी समझना यहाँ आवश्यक है। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ये एक्चुअली हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के संबंध में था। यदि प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश और एग्रीकल्चर भूमि है तो वहाँ पर ये लागू नहीं होगा, वहाँ केवल यूपीआरसी 2006 ही लागू होगा। ये बात भी यहाँ इम्पोर्टेंट थी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। वी स्टार्ट क्विकली, बात करते हैं जनरल ऑर्डर और सक्सेशन टू मेल भूमिधर, सेक्शन 108। देखिए, इससे पहले हमने 107 पर चर्चा की थी, उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी। यदि कोई भूमिधर अपने जीते जी वसीयत किसी के हक में करके मर जाता है, यानी वो अपने लीगल हियर को भी छोड़ सकता है कि जिसके हक में वसीयत की उसने, सेक्शन 107 उसको ये पावर देती है, तो वो अपने लीगल हियर को भी डिनाई कर सकता है, किसी को भी वो वसीयत कर सकता है। तो जो वसीयत यदि उसने वसीयत की है तो फिर वो प्रॉपर्टी वसीयत ग्रहीता के हक में पहुंच जाएगी, और यदि उसने जीते जी वसीयत नहीं की तो फिर उसमें ये सेक्शन 108 अप्लाई होगा। देखिए 108 बोलता है सामान्य नियम, उत्तराधिकार का जो सामान्य नियम है, यदि मेल भूमिधर है, मेल भूमिधर चाहे वो गवर्नमेंट लेसी हो या आपका कोई असामी पट्टेदार हो, उसमें केवल सबके लिए, तो मैं एक टेन्यूर होल्डर वर्ड यूज़ करूँगा, मेल टेन्यूर होल्डर, यानी वो पुरुष होना चाहिए, उसमें सेक्शन 108 का नियम लागू होगा। और 108 का जो सब क्लॉज 1 है उस पर भी थोड़ी चर्चा पहले कर लेते हैं। 108 का सब क्लॉज 1 ये कहता है, यदि किसी पुरुष भूमिधर की मृत्यु हो जाती है तो उसके संबंध में ये 1 से लेकर के 15 तक उत्तराधिकारी दिए हुए हैं और उनका क्रम दिया गया है जो कानून में दिया गया है। यानी नंबर 1 में दिया गया विडो, अनमैरिड डॉटर और मेल लीलन डिसेंडेंट्स, यानी विधवा और उसकी अनमैरिड पुत्री, और लीलन डिसेंडेंट में आ जाता है पुरुष होना चाहिए, मेल, यानी पुत्र, पौत्र या पौत्र का पुत्र एंड सो ऑन। लेकिन ये जनरली 2-3 पीढ़ी तक ही आता है, वो सब इसमें आएंगे। मेल
लीनियर डिसेंडेंट ये कहलाते हैं। तो इसके सामान्य सिद्धांत 3 ये हैं। जब किसी भूमिधर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो क्लॉज 1 में दिया गया है, मान लीजिए 3-4 लोग दिए गए हैं इसमें, विधवा, उसके बीवी बच्चे, तो इनको इक्वल शेयर मिलेगा। यानी यदि 3 लोग हैं जीवित, इनका बेटा जीवित है, उसकी पुत्री अनमैरिड जीवित है और उसकी विडो महिला है, तो इनको तीनों को इक्वल शेयर मिलेगा। एक बात। दूसरी चीज़ इसमें, दूसरा इसका प्रिंसिपल ये है, यदि एक पहली क्लास में एक भी कोई पर्सन जीवित है तो फिर नीचे के सारे लोग बाईपास हो जाएंगे, किसी को नीचे के किसी भी को प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। अर्थात ऊपर की क्लास में यदि कोई है तो फिर नीचे वाले को प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, ये नियम है। और तीसरी एक इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, यदि किसी व्यक्ति की विडोज आर मोर देन 1, एक से ज़्यादा विडो महिला हैं, तब वो प्रॉपर्टी कुल मिलाकर उनको एक शेयर मिलेगा, और वो भी तब मिलेगा यदि विडो ने रीमैरिज नहीं की है तब। यानी उन्हें कोई दूसरी शादी नहीं की तो उनको प्रॉपर्टी कुल मिलाकर एक से ज़्यादा विधवाएं हैं तो दोनों को एक शेयर मिलेगा। ये इसका क्लॉज 1 सेक्शन 108 का, उसमें ये बात मेंशन है। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्लॉज 2 क्या कहता है। देखिए क्लॉज 2 समझने की आवश्यकता है। एक्चुअली प्रॉपर्टी, जब कोई काश्तकार मर जाता है तो नियम ये है कि उसके सबसे करीबी व्यक्ति को प्रॉपर्टी जाती है। और सबसे करीबी, देखिए ये जो ये टेबल दी गई है 1 से लेकर 15 तक, ये इतनी लॉजिक है और इतनी एक्यूरेसी के साथ इसको बनाया गया है कि आप एक बार इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा लॉजिकली और कुछ हो नहीं सकता था। तो सबसे पहले देखिए करीबी में विडो यानी विधवा, अनमैरिड डॉटर और मेल लीनियर डिसेंडेंट हो गई। मेल लीनियर डिसेंडेंट का मैंने मतलब अभी बताया आपको। यहाँ मैरिड डॉटर को कवर नहीं किया गया, क्योंकि ये करना जायज़ इसलिए नहीं है, क्योंकि मैरिड, जहाँ डॉटर की मैरिज होती है वहाँ उसका हक बन जाता है। तो यहाँ इन लोगों को यहाँ जगह पहली क्लास में दी गई है। एक मैं इसको सजरे के हिसाब से समझा देता हूँ, ये शेयर डिवाइडेशन होता कैसे है। देखिए आप ये समझ गए तो बहुत, आपको पूरी टेबल इसी क्रम में चलेगी और ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने कहा मेल टेन्यूर होल्डर में यहाँ प्रदर्शित लिख रहा हूँ। मेल मतलब पुरुष, और टेन्यूर होल्डर में आपके गवर्नमेंट लेसी हो, असामी हो या कोई भी भूमिधर हो, वो यहाँ आ जाएंगे। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये भूमि, उसकी विडो जीवित थी, अनमैरिड डॉटर थी, सन था और एक प्री डिजीज सन, यानी उसके 4 लोग थे जीवित उसके नीचे की सीढ़ी में। तो महिला हो गई उसकी विधवा, अविवाहित पुत्री और बेटा, और जो पहले मर गया बेटा एक वो था। तो अगर ये जीवित होता तो ये प्रॉपर्टी, मैंने जैसे सिद्धांत, पहला सिद्धांत बताया कि चारों को इक्वल होनी चाहिए, यानी 1/4 शेयर इनको मिलेगा, 1/4 इनको मिल गया, 1/4 इस बेटे को मिला, और चौथा बचा ये चूँकि अब डिजीज़ है, ये इसकी मृत्यु से भी पहले इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसके जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से जाएगा। तो देखिए इनके मान लिया हमने 2 रखे हैं, एक तो इनको विडो जीवित दिखाया, एक सन। तो चूंकि ये जीवित होता तो इसको यहाँ 1/4 भूमि मिली होती संपत्ति का, तो अब 1/4 नीचे को वो चली जाएगी, यानी इस 1/4 उसकी विडो को जाएगी और उसके बेटे को। तो 1/4 का आधा इसको मिल जाएगा 1/8, और 1/4 का आधा 1/8 इसको। इस प्रकार से प्रॉपर्टी, ये टेबल नीचे को कुछ भी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये आपको शेयर डिवाइडेशन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं वहीं। देखिए ये पहली आपको क्लियर हो गई, ये सबसे नज़दीकी लोग ये होते हैं सबसे पहले। अगर इस श्रेणी में कोई जीवित नहीं है तो फिर अब ऊपर जाते हैं, यानी मदर और फादर, उसके माता पिता को प्रॉपर्टी चली जाएगी। पहली में भी कोई जीवित नहीं है, दूसरी लाइन में कोई जीवित नहीं है, तो फिर अब नंबर आता है, देखिए मैरिड डॉटर का 30 नंबर पर, यानी उसकी शादीशुदा पुत्री को फिर वो प्रॉपर्टी जाती है। नेक्स्ट नंबर 4 हॉरिजॉन्टल आ जाता है, ब्रदर्स एंड अनमैरिड सिस्टर्स, यानी उसके भाई, मृतक के, इस वाले टेन्यूर होल्डर के मृतक के भाई और अनमैरिड सिस्टर। सबसे पहले अनमैरिड को दी जाती है वरीयता, अनमैरिड सिस्टर आ गई उस, और इसमें ये शामिल किया गया सन ऑफ प्रीडिजीड ब्रदर, यानी इनका, उसको भतीजे का हक यहाँ दिया गया है। इनका जो भाई अगर जीवित है तो उसका बेटे को भी यहाँ नंबर 4 में हक यहाँ मिलता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो उनके फादर हैं
ये दोनों सब अनमैरिड सिस्टर भी ब्रदर्स भी उसी पिता से होने चाहिए। जब मेल की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो मेल भूमिधर सेक्शन 108 में, तो हमेशा वहाँ यही आएगा, चाहे सिस्टर हो, डॉटर हो या पुत्र हो, उसके लिए ये कंपलसरी है कि पिता यानी जो वो औलाद है एक से ही होनी चाहिए, पिता सेम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5 देखिए, सन्स डॉटर यानी बेटे की पुत्री, यहाँ तक भी कोई जीवित नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, फादर्स मदर एंड फादर्स फादर यानी पिता की माता और पिता का पिता, पिता के पिता आ गए। ये टेबल इस तरह चलती है, पहले नीचे और फिर ऊपर, फिर राइट साइड में हॉरिजॉन्टल, इसको ये लॉजिक इसमें दिया गया है। नंबर 7 आता है डॉटर्स सन यानी पुत्री का बेटा, मैरिड सिस्टर, यहाँ देखो अब इसके शादीशुदा बहन का नंबर 8 पर इसको कवर किया गया है। तो नेक्स्ट आता है मैरिड सिस्टर के बाद नंबर 9 पर दिया गया हाफ सिस्टर बीइंग फ्रॉम सेम फादर। हाफ सिस्टर मतलब सौतेली बहन, नंबर 9 पे इसको कवर किया गया है, लेकिन कंडीशन वही है जो मैंने पहले बताया, वो सेम फादर से होनी चाहिए। उसकी जो सौतेली बहन है उनको भी फादर उनका सेम होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट आता है द सिस्टर सन्स यानी बहन का पुत्र, नंबर 10 पर इनको कवर किया गया है। ये बहुत लॉजिक है और इसमें कोई पहले नीचे जाते हैं फिर ऊपर की पीढ़ी में, फिर राइट साइड आजू बाजू में जो कोई बचता नहीं है। उनके बाद देखिए नंबर 11, इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे और तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। नंबर 11 पर आता है हाफ सिस्टर्स सन यानी सौतेली बहन का बेटा। नंबर 12 आता है ब्रदर्स सन्स भाई के बेटे का बेटा। नंबर 3 आता है फादर्स सन पिता के पिता का बेटा। नंबर 14 आता है फादर्स सन्स और जब कोई मेल में बचता नहीं है तो लास्ट में आया था 15 नंबर मदर्स सन यानी माता के माता का बेटा। इसका मतलब हुआ मामा जिसको बोला जाता है। तो मैं समझता हूँ ये सारा टॉपिक और सारे जो लीगल हियर्स हैं ये इसने लॉजिकली इसमें दिए गए हैं। आप 1-2 बार पढ़ेंगे, 1-2 बार समझ के देखेंगे, इसको वीडियो को देखेंगे तो सारे इसमें सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपकी सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सजेशन तो प्लीज़ मार्क्स इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच एंड channel subscribe also, like, comments on video. Thank you.